बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस्लामाबाद में पिछले कुछ दिनों से एक ही खबर है और वो खबर यही है कि जो नए DGISI जिनका नाम ISPR की तरफ से आ चुका हुआ था, वो क्यों अभी तक उनका नोटिफिकेशन, उनकी तैनाती का जो है वो नहीं हो सका। आज वजीर आजम ने बहुत कल के बाद, यानी जो सिचुएशन बनी थी, अचानक अपनी पार्लिमानी पार्टी का भी उन्होंने फैसला किया और आज उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। हमारी इतलात ये है कि इस तरह की सिचुएशन में वजीर आजम जब आए हैं तो उनको बड़ा पुरतपाक जो है वो खैर मकदम हुआ है उनके पार्लिमानी रहनुमाओं और अरकान असेंबली और सेनेट की तरफ से, जो कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि शायद जिस तरह की बातें तहरीक इंसाफ के अंदर होती हैं, लगता ऐसे था कि शायद इतना बड़ा वेलकम नहीं होगा, लेकिन लोगों ने बहुत वार्मली वेलकम किया। ये अलग बात है कि वजीर आजम ने जो खिताब किया उसके अंदर उन्होंने अपनी बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने थोड़ी सी बात की और ये भी उन्होंने कहा कि वो जो तैनातियां चाहते थे वो प्योरली अफगानिस्तान के तनाजुर में उनका मकसद था कि वो तैनात हों, लेकिन उनके जो ताल्लुकात हैं रावलपिंडी के साथ वो बहुत खुशगवार हैं और आर्मी चीफ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ये अलबत्ता अपनी जगह पे अहम है कि ये ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ा मामला है। आज भी नहीं हुआ, कल या एक दो दिनों में सुना है कि हो जाए और हो सकता है इससे ज्यादा वक्त भी लग जाए, क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई मुसद्दका इत्तला किसी के पास भी मौजूद नहीं है। कल एक र्यूमर्स फैक्ट्री थी जो चल रही थी कि समरी वजीर आजम को मिल गई 3 नामों की, यहां से इस्लामाबाद से कन्फर्मेशन भी हो रही थी प्रोसेस शुरू करने की। फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ये इतलात भी आई रावलपिंडी से, या जो बहुत सारे हमारे सीनियर सहाफी उन्होंने भी कहा कि कोई समरी गई ही नहीं है। मामला है क्यों लटक क्यों गया? आज इस पार्लिमानी इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने कुछ अहम बातें की हैं, बताई हैं, वो जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी और इसके ऊपर सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइट्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं। फौज की जो इज्जत है, फौज का जो वकार है वो पूरे पाकिस्तान को अजीज है और यकीनी तौर के ऊपर यही जो जज्बा है वो बरकरार रखेंगे। एक तरह से कंफ्यूजन अभी तक वहीं पे है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी साहब ने कल भी यही ट्वीट किया था कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है? बहुत ही सादा सा मसला था कि 3 नाम आने थे या नहीं आने थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, एक नाम हो जाता था, नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो जाता था। ये मसला बना क्यों, इसके ऊपर जरूर आज भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान क्या वाकई फासले बढ़ गए हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी बात करेंगे। और फिर आज जरदारी साहब की पेशी थी कोर्ट के अंदर, जहां पे उन्होंने कुछ बातें भी की, लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब ने जो आज कहा है कि कोई सियासी सोच थी वजीर आजम की जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये उन्होंने फैसला नहीं किया। तो शेख साहब ने क्या कहा है वो जरा वो भी सुन लेते हैं। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार क्या। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। ये उन्होंने कहा कि इंटरव्यू की बात नहीं हुई, लेकिन आज बड़ी मुसद्दका खबर लगी है अखबार के अंदर के इंटरव्यूज भी किए जाएंगे जो कैंडिडेट्स जिनके नाम रावलपिंडी से आएंगे उनके हवाले से। और फिर सियासी सोच थी उनकी वो क्या थी, क्यों प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि जो पुराने DGISI हैं वो ही रहें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ गुफ्तगू जो कि जरदारी साहब आज गए, उन्होंने कहा कि PMPTI अपने लोगों को संभाल ले, सियासी लोगों को, किन लोगों की वो बात कर रहे हैं इस पर बात करेंगे। और तहाइफ की जो फहरिस्त है तोशा खाना की, उसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब शिबली फराज साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर हैं, खुद आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर मौजूद थे, तो इनसे बेहतर हमें कोई बता नहीं सकता। शुक्रिया सर। हमें सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं अमरीका से, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये मामलात हो क्या रहे हैं और कहां तक जाएंगे। सबसे पहले कायरा साहब आप बताइए कि आप भी वजीर रहे हैं और बड़े अहम ओहदे पे भी रहे हैं, ये मसला बना क्यों है? ये बन सकता था मसला इतना बड़ा? मैं कहूंगा तो शिबली साहब को अच्छा नहीं लगेगा,
لیکن ان کی حکومت کا المیہ یہ ہے کہ اچھے بھلے کام کو یہ خراب طریقے سے کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی پتہ نہیں وہ ارادتاً کیا گیا یا سہون ہو گیا، لیکن ایک دفعہ ہوتا تو چلے سہون ہوتا، آج پھر ہو گیا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیٹر پیڈ کے اوپر ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر آ گئی تھی کہ یہی نوٹیفیکیشن ہے. پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس میں غلطیاں تھی، پھر دوسرا ہوا، اس میں غلطیاں تھی. کچھ 4 دن لگ گئے تھے اس نوٹیفیکیشن کو بھی ٹھیک ہوتے ہوتے، کبھی لا ڈویژن میں، کبھی جو ہے ڈیفنس ڈویژن میں، کبھی پی ایم سیکریٹریٹ میں، تو کبھی املا کی غلطیاں نکلتی تھی، کبھی پتہ نہیں کیا کیا. وہ بھی عدالت میں پھر جا کے جو ہے پھر وہ جو معاملہ عدالت میں اسی لیے چلا گیا، اور ورنہ کیا ضرورت تھی اس معاملے کو وہاں تک لے جانے کی. یہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جو خبریں شہر میں گردش کرتی ہیں، ویسے تو یہ ہے کہ اس کی طرف جو قضیہ بنا ہے اس پہ اگر کچھ نہیں تھا تو دوسری طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی. سارے میڈیا میں ڈبیٹ ہو رہی ہے، اپوزیشن بات کر رہی ہے، حکومت اس کو جواب دے رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ نہیں ہے. پہلے کہا گیا کہ نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جو جنرلی خبر یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب سے کسی نام کا یا جو بھی جی ہماری اطلاع بھی یہی ہے، ان سے کنسلٹیشن ہوئی تھی، اور اس کنسلٹیشن کے بعد ہی نوٹیفیکیشن ہوا تھا. کیونکہ جلدی اس لیول کی اسائنمنٹس کے اوپر، اپوائنٹمنٹس کے اوپر یا پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر کوئی ہیسٹ نہیں ہوتی، اس کو کیجول ایٹیٹیوڈ سے نہیں لیا جاتا. یقیناً یہ ایک سنجیدہ ایشو ہوتا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے کون کہاں لگے گا، کس کا کیا ایکسپیرینس ہے، کس کا کیا کیپیسٹی ہے، یہ سارا دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اگر وزیر اعظم صاحب سے مشاورت ہوئی، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہوئی، تو پھر اس میں یہ بھی ہوا ہوگا کہ کون ہے، کیا کیپیسٹی ہے، فلاں فلاں. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی میٹنگ بھی ہوئی پرائم منسٹر کے بیچ میں. وہ تو تب ہوئی نا جب تنازع کھڑا ہو گیا، جب ادھر سے تنازع کھڑا ہو گیا. پہلے 2-3 دن تو ڈرنا ہوتا رہا کہ نہیں، کوئی ہے ہی کچھ نہیں. پھر جب سمجھ آئی کہ نہیں، وہ سوشل میڈیا میں آنا شروع ہوا، پھر فارمل میڈیا میں آ گیا. پھر اس کے اوپر جب گورنمنٹ سر فارمل میڈیا میں تب آیا جب ان کے اپنے ترجمان نے فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا، فواد صاحب نے کہہ دیا، پھر باقی جنرل ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو اب بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سارے اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. وہ ہمارے دفاعی ادارے ہوں، وہ ہمارے سیاسی ادارے ہوں. لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ وزیر اعظم جو ہے ان کے انڈر ہیں، ان کا یہ اختیار ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. یہ تو سب کو جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اختیار وزیر اعظم صاحب کا ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کیونکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ فوج کے ہی لوگ میجورٹی میں، سویلین سائڈ بھی ہے لیکن میجر جو اسائنمنٹس ہیں وہ فوج کے سرونگ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی ہوتے ہیں. سو وہ چین آف کمانڈ میں بہرحال آرمی کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں. یہ کہا جائے کہ وہ بالکل ہی نہیں ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے. وہ عملاً شاید جو قانوناً ہے وہ شاید نہ ہو، لیکن عملاً ایسا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح کی کیجول ایٹیٹیوڈ یا اس وقت تنہا کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک پیج کون سا ہے؟ ایک پیج آئین ہے. آئین ہے، بالکل. اچھا آئین کے تحت چلنا چاہیے. اس کے اوپر ویسے آئین بھی خاموش ہے. بھی میں کہتا ہوں نہیں، آئین کوئی خاموش نہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ بائی بک اگر دیکھیں تو دیکھیں نا طے ہے. دو طریقے ہیں. ایک پروسیس 3 نام آ جائیں گے آرمی چیف کی طرف سے، ڈیفنس منسٹری سے ہوتے ہوئے سیکرٹری ڈیفنس بھیجیں گے. پرائم منسٹر میں سے کسی کو ٹک کر لیں گے، 800 کے نہیں ہے وہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ نئے نام منگوا سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. یہ روایت بھی ہے، اور لیکن یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ ان کی سائن سے یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہماری روایت ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا اور جس نام پہ اتفاق ہو گیا اس کو نوٹیفیکیشن. یہ آپ لوگوں کے ادوار میں ہوتا ہے؟ ابھی بھی ہو ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے، کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. سو دونوں آپ کے ادوار میں ہوتا تھا، مگر اب پرائم منسٹر نے چینج کر دیا. ہمارے دور میں تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اگر کوئی بندہ لگایا تو اس پہ، اور وہ دور کا دوبارہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ تو تعلقات ہی اور طرح کے تھے نا. اب تو ایک پیج کی بات ہے. اللہ کرے کہ میں یہ دعا گو ہوں کہ اس وقت پاکستان کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہے. خدشہ آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے
खदशा है कि मुहिम जी होएगी? मुहिम जोई नहीं, वो मुहिम जोई नहीं जिसकी तरफ आप इशारा नहीं, कर रहे हाँ, हो। वो ऐसी कोई खदशा नहीं है। आइन मुअत्तल नहीं बड़ी होगा। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, किया जा रहा है। लेकिन जो मैंने पहले गुजारिश की कि पहले नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन वाले इशू पे भी यही हुआ और इस नोटिफिकेशन का भी जो पिंग पोंग बना दिया जाता है और अल्टीमेटली फिर मामला सेटल भी करना ही होता है, सही बात उससे है। फायदा नहीं होता। अब मुसद्दिक साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गया है, कल से शुरू हो गया हुआ है, जो कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, आज भी उन्होंने ये बात की, तो वो प्रोसेस खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक नाम ही तो सिलेक्ट करना है, वजह क्या है? मीटिंग, जो लंबी मीटिंग हुई थी वो तो 4 दिन पहले हुई थी। हाँ, 4 दिन, तो प्रोसेस को 4 दिन कहाँ से आ रहा है प्रोसेस, सर? मुसद्दिक साहब जी, आवाज अनम्यूट कर दें जी, आवाज नहीं आ रही अंदर जी। जी अनम्यूट कीजिएगा मुसद्दिक साहब। नहीं, शिबली साहब से मैं पूछ लेती हूँ इतनी देर में, आपका आवाज का थोड़ा ऑडियो का मसला हल कराए प्लीज। शिबली साहब, अब यही सवाल आपसे है कि किधर से आ रहा था प्रोसेस जो कि अभी खत्म ही नहीं हो रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कायरा साहब ने भी बातें की, सियासी बातें की, ज़ाहिर है सियासी वर्कर हैं, सियासी लीडर हैं और एक बड़ी बैलेंस सोच रखते हैं। देखिए, ये इस किस्म के इश्यूज एक्चुअली अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं, जहाँ के हम जाते रहते हैं, मैं GHQ तो नहीं गया, बट आई एम श्योर कि ये एक रूटीन के मैटर्स होते हैं जो कि बाज उस लिहाज से ज्यादा अहम इसलिए बन जाते हैं बिकॉज इसमें ISI के चीफ की तैनाती खास तौर पे एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट वो होती है, अपॉइंटमेंट होती है, बिल्कुल, खास करके रीजनल तनाजुर में। रीजनल तनाजुर में अब देखें, हमारा जिस तरह के अफगानिस्तान में सिलसिला चल रहा है, हमारी जो इवन अदर रीजनल जो रीअलाइनमेंट सी हो रही है, अमेरिका का विड्रॉल हुआ है, चीजें काफी फ्लूइड हैं वहां पे। अब 2 चीजें आती हैं, एक चीज होती है कि एक प्रोसीजर्स होते हैं, एक अपने SOPs होते हैं जो कि एक मिलिट्री साइड पे वो उन्होंने उनको फॉलो करना होता है। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्होंने एक पूरे होलिस्टिकली स्पेशली आजकल के तनाजुर में उन्होंने चीजों को उस तरह से देखना होता है। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ जो के 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के, प्राइम मिनिस्टर साहब तो जाहिर है कि मुल्क के वो हैं, नुमाइंदा हैं, तो उसमें एक बहुत ही, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा भी कि एक्सीलेंट और आइडियल रिलेशनशिप है, जो कि मेरा ख्याल है कि पहले इतनी नहीं रही है हिस्टोरिकली जितनी कि अभी रही है। तो इसी रीजनल तनाजुर में वो चाह रहे थे कि जनरल फैज का अभी तबादला ना हो। देखिए, नामों की बात नहीं हो रही है और ना नामों की बात ना प्राइम मिनिस्टर ने की है और ना मैं ये समझता हूं कि हमें करनी चाहिए, बिकॉज देखिए, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे, हम तो एक इंस्टीट्यूशन और एक खास ओहदे की बात करें। वो असाइनमेंट है, उसमें कल कोई हो सकता है, कल कोई हो सकता है। इसलिए इस पोजीशन पे जो भी अगर देखें, और ताल्लुकात का ये नहीं होता कि अगर मैं आपसे डिफर करूं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दरमियान कोई टेंशन हो गई है या हमारे अंदर कोई तनाजा हो गया या पेज फट गया है, जिस तरह। हाँ। तो इसलिए अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी, वो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं होती है, और खास तौर पे इंस्टीट्यूशन लेवल पे, बिकॉज हर एक अपनी नुक्ते नजर से उसको देख रहा होता है, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी इंस्टीट्यूशन। हाँ, लेकिन शिबली साहब, सवाल तो यही पैदा होता है ना कि जब वो कह रहे हैं कि इतनी खुशगवार मुलाकात, और एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं, उससे पहले भी आशिर वहां से नॉट के बाद यहाँ से प्रेस रिलीज आया, नॉट के बगैर तो नहीं आ सकता था ना जी। तो जब फिर उसके बाद तनाजा क्यों, फिर क्यों नोटिफिकेशन रुक गया, फिर क्यों इतनी अफवाहें हुई, फिर ये सबसे बड़ा हैंडल नहीं कर पाई गवर्नमेंट। देखिए, मैं आपको नहीं हैंडल करने की बात नहीं होती है, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि ये तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इवन जो आम जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग होती है उसमें भी कई दफा चीफ सेक्रेटरीज की होती है, उसमें भी निकल आते हैं। ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो इसमें इस किस्म की चीजों को देखें, हमारा इस वक्त क्या इशू है, हम चाहते हैं, सारे चाहते हैं, मैं आई एम श्योर, कायरा साहब, मुझे मुसद्दिक मलिक का नहीं पता, लेकिन जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो कि मैच्योर सियासी पार्टियां, जिसमें कि मैं पीपल्स पार्टी को समझता हूं कि मैच्योर सियासी पार्टी है, इनका नुक्ता नजर आप देखें एक है। दूसरी तरफ अगर आप जाएं, एक लीडरशिप जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, उन्होंने तो कल तक वो जिस तरह इस इदारे को और बाय नेम वो
गालियां दे रहे थे, डिस्प्यूटेड, कंट्रोवर्शियल, हर किस्म की उन्होंने हर्जा सराई की है। अब वो समझते हैं कि जी ये तो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, इसमें गेम में कोई हमारे लिए कुछ सिलसिला निकल आएगा। उनको नाकामी हुई, आप उनको बुरी तरह से नाकामी हुई। कल तक परसों तक इनको आप भी हुई उनके है। ले लें, उनके बयानात आप ले सही लें है। और आप उनकी बातें कल की सुने तो आपको लगेगा कि इस जैसा अपॉर्चुनिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। इसने मौका परस्ती क्या। गाय साहब, अब मुसद्दिक साहब से राब्ता हो गया। सबसे पूछिए, मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि मामला उस वक्त ज्यादा खराब हुआ जब चीफ विप ने डोगर साहब ने कहा वो ऐसे पीएम भी है बाय द वे। हाँ, खान साहब चाहते थे कि जनरल फैज, मैंने नाम इसलिए लिया कि उनका जिक्र हो रहा है। उन्होंने टीवी पे बरमला कहा, जब भी हमने बात भी की। उनको यहाँ रखना चाहते थे अफगानिस्तान के तनाज़ुर में 5-6 महीने और। तो ये बड़ी हैरानगी की बात हुई, सच्ची बात है, अचंभे की बात हुई कि आखिर जब मुशावरत हुई थी तो उस वक्त भी तो ये मामला वही था, उनको पता था। और आर्मी चीफ को भी बखूबी अंदाजा है, बल्कि शायद वजीर आजम से ज्यादा अंदाजा है, क्योंकि अफगान अफेयर में वो ज्यादा इन्वॉल्व है। कहा जाता है 2-3 लेयर्स हैं जो काम करती है, खाली एक ऐसा ही मगर ऐसा ही बहुत है। नहीं, बहुत अहम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ अफगान अफेयर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लिहाजा उनको भी सेंसिटिविटी का पता होगा। और वजीर आजम साहब और उनकी जब आपस में मुशावरत हुई तो उस वक्त वजीर आजम साहब को चाहिए था कि मैं चाहता हूँ अभी ये कुछ अर्सा रुक जाए, तो नोटिफिकेशन ही ना होता। बिल्कुल, कुछ तो हुआ ये। अच्छा मुसद्दिक साहब, ये सियासी सोच की जो बात हुई है, क्या हमेशा से हम देखते रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार हो किसी भी के, तो अपनी तरह अपने पसंद के आदमी कोई चाहेंगे कि वहां पे लगाएं, आखिर उनकी टीम होगी वो। तो ये सियासी सोच का कितना अमल दखल होता है DGI की अपॉइंटमेंट में सर? जी मैंने तो आज तक की नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता उसने क्या अवामिल होते हैं। हम में से किसी ने भी नहीं की, ना शिबली साहब ने, ना मैं। सियासी अवामिल होते हैं जी सर। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सी चीजों पे तो तबसरा कर चुके हैं। कायरा साहब ने बड़ी अच्छी तरह से तबसरा किया है। 2 अवामिल हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। उसी इंटरव्यू के अंदर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, एक और टेलीविजन स्टेशन पे, मैं भी उसमें मौजूद था प्रोग्राम में। तो उसमें ये भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने आज काबीना के इजलास में ये कहा है कि मैं कोई रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। तो मुझे जो 2 चीजें सामने आ रही हैं, वो एक तो ये है कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज और मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, उसमें एक तो ये इम्प्लाई किया जा रहा है कि जो प्रोसेस पहले हुआ था वो प्रोसेस सही तरह से फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस प्रोसेस को दोबारा कीजिए। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि हमारी इतना बड़ा इदारा जो है उसने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। ये इम्प्लीकेशन जो है मैं समझता हूं ठीक नहीं है। फिर बिलखसूस इस बैकग्राउंड में, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि पहले मीटिंग हुई, पहले कई मीटिंग्स हुई, फिर बड़ी तवील मीटिंग हुई, तो इन तमाम मीटिंग्स के बाद भी ये इम्प्लाई किया जाए कि प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, ये बड़ी अजीब सी इम्प्लीकेशन है। तो एक तो ये समझता हूं मैं कि अगर प्रोसेस के अंदर कोई झोल वोल है भी तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। और एंड आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव कि इतनी अहम तयनाती के ऊपर प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि इसको पब्लिक में क्यों लाया जा रहा है। अगर प्रोसेस आप समझते हैं कि फॉलो नहीं हुआ या उसमें कोई झोल रह भी गया, कोई सुकम रह गया था, तो उसको खामोशी से बैठ के प्रोसेस को तय कर लें और प्रोसेस को ठीक कर लें। तो सवाल ये पैदा होता है जो इस वक्त सामने आ रहा है कि बार बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, जिनमें प्रोसेस का जिक्र किया जा रहा है, जिनमें बार बार कहा जा रहा है कि हम बताते हैं कि अथॉरिटी किसकी है, किसी ने अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं की। मैंने ISPR की कोई ट्वीट नहीं देखी, मैंने किसी ऑपोजिशन लीडर को भी ये कहते नहीं देखा कि अथॉरिटी किसकी है। सिर्फ हुकूमत बार बार ये कह रही है आके कि पब्लिक के अंदर आके कि हमारी अथॉरिटी है, हम रबर स्टैंप नहीं है। तो आपको वजह क्या लगती है सर? आपको क्या वजह लगती है कि ये मसला क्यों कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि इस तरह के तनाजे सामने आए, जबकि वो एक पेज पे है, उनकी आइडियल रिलेशनशिप है, क्यों चाहेंगे कि ऐसा हो? जी अब ये देखिए, ये जो चीजें लीक हो रही हैं, चाहे वो इंटरव्यू के हवाले से हो, आपने इंटरव्यू करना है आप 100 बार कीजिए, आपने किसी को अपॉइंट करना है आप 100 बार कीजिए। ये बाहर पब्लिक के अंदर इंफॉर्मेशन, काबीना के डिसीजंस या मीटिंग के डिसीजंस, या जो बहुत से जो सहाफी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें बगैर नाम लिए कि हुकूमत के किस रुकन ने ये तमाम बातें बताई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें क्यों लीक की जा रही। मेरे पास इसका जवाब तो नहीं है, क्योंकि मैं तो हुकूमत नहीं हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक एलिमेंट ऑफ ह्यूब्रिस है, यानी अना या गुरूर का एक एलिमेंट है, जिसमें
بس یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں. آپ تو ہیں، آپ سیٹ کی وجہ سے طاقتور ہیں، آپ اپنی جو آپ کے پاس اس وقت ایک ملکی عہدہ ہے اس کی وجہ سے آپ طاقتور ہیں. یہ بار بار آپ کو ٹھیک بات ہے، اپنی طاقت دکھانے کا یا اس کا ذکر کرنے کا کہ یہ طاقت ہماری ہے، ہم انٹرویو کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ہم ربر سٹیمپ ہیں یا اچھا نہیں یہ ہیں. انٹرویو والی بات ویسے شبلی صاحب کہاں سے آئی ہے؟ یہ دیکھیں ایسا انٹرویوز کی بات، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جی میں پی ایم ایل ایل کے ریپرزینٹیٹو کی بات پہ کوئی کامنٹ کرنا نہیں چاہتا، بیکاز ان کی جو پوزیشنز ہیں نا وہ بدلتے رہتی ہیں، اس کے مطابق واقعات کے مطابق بدلتی ہیں. ان کا کوئی پرنسپل نہ ہے نہ ان کا کوئی پرنسپل سٹینڈ ہو سکتا ہے. انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی سچویشن میں تھرائیو کیا ہے جس میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گر جائے تو پھر اس میں میری باری آ جائے گی، یہ یوں ہو جائے تو اس میں پھر ہم وہ کرنے لگیں گے. ابھی انہوں نے کوشش کی ہے ابھی بالکل کوشش تو کیا، یہ ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہر طرح ان کی تو پوری کوشش ہے. اچھا. پوری کوشش ہے ان کی پوری کوشش یہی ہے یعنی کہ B team یہ بننے ایک کی ایسا کوشش کر ماحول رہی ہے بنا PMLN. سکیں جس میں کہ ان کے دیکھیں جی سر ماحول تو مگر حکومت نے بنایا. نہیں، حکومت نے کوئی نہیں بنایا. دیکھیں حکومت، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایز اے حکومت کا نمائندہ، ٹھیک ہے، اور میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارا نارمل سلسلہ ہے. یہ تو میڈیا میں یا بنایا گیا ہے یا بن گیا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن میں ایز اے کیبنٹ ممبر، میں چونکہ مطلب ہے کہ اس میں انٹریکشن ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ہوتی ہے، باقی وزراء سے ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے، تو مجھے تو کوئی ایسا ماحول نہیں لگا کہ جس میں کہیں کہ کوئی ٹینشن ہے. یہ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسی بات کا بتنگڑ بنا جائے. بیکاز دیکھیں اپوزیشن نے وہ کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں میں کئی سوالات بین السطور دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 گھنٹے کی ملاقات ڈزنٹ میٹر، پہلی دفعہ پہلے ہوئی ہے سر، پہلی دفعہ ہوئی ہے بھائی، تین دفعہ. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے باہر کے حالات کے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ضروری یہ اس ایشو پہ بات ہوئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو سچویشن افغانستان میں ہو رہی ہے، ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہے، تعیناتی کے اوپر کتنے کوئی بات نہیں چیلنجز ہوئی ہوگی. یعنی دیکھیں میں تو پریزیڈنٹ نہیں تھا، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگ کا کہ جی میٹنگ ہوئی ہے، 2 دفعہ ہوئی ہے، 1 گھنٹے کی ہوئی ہے. اچھا قائد صاحب مجھے بریک لینی ہے، مگر جو شبلی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کا بات کا بتنگڑ بنایا گیا. ایک کمنٹ لکھ کر لیں آپ. یہ ہے کہ یہ کسی کی طرف سے نہیں، حکومت کے اپنے ترجمانوں کی طرف سے بنایا ہم گیا تو ہے. سارے یہ مصدق صاحب اور ہم سب اور آپ سب تو اشاروں کنائیوں میں باتیں کر رہے تھے. دوسری گزارش فواد چودھری صاحب نے دی، ایک اور کل بھی ایک شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا. وہ تو بڑی کمال اس میں زبان استعمال کی گئی، اللہ ان کا بھلا کرے. وہ تو رکھے ہی خرچ کام کے لیے. میں بریک لے لوں گا. میں ایک چھوٹی سی بات آخری ختم کر دوں، وہ اسی کی ریلیونٹ ہے، شاید آگے بات کی اور طرف چلی جائے. وزیر اعظم صاحب آج آپ نے بتایا کہ وہ پارلیمانی پارٹی میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال ہوا. سنا یہی ہے، یہ تصدیق کر سکتے ہیں شبلی صاحب. اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ پچھلے اجلاس میں جب قومی اسمبلی سے ووٹ کرانا تھا ریزولوشن پاس کرانے کے لیے، تو ممبر پورے نہیں ہو رہے تھے. بہت سارے ممبر ناراض ہیں، یہ گلہ ہے ان کو کہ کام نہیں ہو رہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگوں کا گلہ ہے. میں آپ کو سچ ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک. ابھی آج ہم نے نمبر پہ بات نہیں کی، میں نمبر کی بات نہیں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی. کہا صاحب انفارمیشن ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہم بات کرنا چاہتے تھے، شاید ان کو موقع دیا ہی نہیں گیا. اگر وہ موقع ملتا تو شاید بات شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے بلوچستان کے وزیر، آپ کو پتا ہے بلوچستان میں کرائسس لگا ہوا ہے، اس کے بعد وہاں پہ سیشن نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سیشن تو ہونا تو سیشن تو ہوا تھا جی، دعا کے لیے ہوا ہے، 5 منٹ کے لیے ہوا نا. نہیں 5 کے لیے نہیں، لیکن سیشن تو ہونا تھا نا، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی میٹنگ کرتے رہیں. مراد یہ ہے کہ آج بزنس کوئی نہیں تھا. بزنس ہم سب کو پتا ہے جی کہ کوئی موقع مل بزنس نہیں سکتا تھا. آپ کو ہی پتا ہے، میں تو ہاؤس کا ممبر ہی نہیں، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں. نہیں یہ ہوتا ہے نارملی نہیں ہوتا نا، نہیں نارملی نہیں ہوتا. جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اس پرجوش گرم جوشی کے ساتھ استقبال کے پیچھے کیا تھا، کیا فتح کیا تھا انہوں نے، کیا انہوں نے سٹینڈ لیا ہے جس کی بنیاد پہ آج ان کو بڑا تپاک سے اور بڑی گرم جوشی سے استقبال. یار میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں بریک کے بعد لے لوں. نہیں بات ختم ہو جائے گی. جی دیکھیں مجھے آپ بتائیں، ہمارا وہ لیڈر ہے، ہم اس لیڈر کی ایک ہمارے ملک میں ایک آنےسٹ، ایماندار، ایک
एक बड़ा ही सॉलिड वजीर आजम है जो कि इस मुल्क को आगे ले जाना चाह रहा है। हम तो जब उसको देखते हैं तो हमारा दिल कहता है कि हम इसके इस्तेकबाल करें, हम इसके लिए इखलाफ करें, हम उसके देखिए बात ये है हमारा लीडर कौन है, नहीं हमारा लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, और उनके बगैर पीटीआई नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। हमें नहीं पता, वो कह रहे हैं इससे पहले गर्म, ये नैरेटिव के लिए ताली बजी थी, ये कह रहे हैं अक्सर वो ये कहना चाह रहे हैं। इन्होंने देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने अपने नहीं मैं बिल्कुल बेहतर जानता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ यार, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं आप मेरे देखो मैं तो बिल्कुल पैशन से नहीं, मैंने आपको कभी वो किया नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिए जहां तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, देखिए हम दिलो जान से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अगर मेरे जैसे लोग अगर उसकी सियासत में आए हैं उसकी वजह से, लेकिन इतनी गर्मजोशी से कभी इस्तकबाल नहीं हुआ, ये दिखता है, ये बात भी है जो हमने सुना है सर। प्राइम क्यों किसने कहा है ये, आपको किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर जिधर जब भी वो आते हैं हम उनको वो करते हैं, वहां पे कोई अपोजिशन तो नहीं थी ना, लेकिन आज ज्यादा हमारे इंटरनल थे कुछ अच्छा मैं ब्रेक ले लूं मैं, ठीक है शिबली साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके लीडर हैं, उनके जज्बात हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके इस पे जरूर बात करूंगी। ये जरदारी साहब ने कहा है सियासी लोग अपने संभाल नहीं पा रहे, उनका इशारा किस तरफ है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बहरान सिमटा भी और नहीं भी सिमटा, ये तो एक रियलिटी है ना। मुसद्दिक साहब अब आपको क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के फासलों पे बात हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कोई फासला नहीं है, और हो भी अभी क्यों, क्योंकि एक पेज की गवर्नमेंट तो ये हमेशा से रही है, अब क्यों होगा इख्तलाफ, इलेक्शन बिल्कुल करीब है। तो आपको क्या लगता है सियासी असरात भी मुरतब होंगे, पीएमएलएन कहाँ खुद को प्लेस करती है? देखिए इस मामले में इससे तो पीएमएलएन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मामला तो हुकूमत का और फौज के दरमियान है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट, अगर आज अपॉइंटमेंट हो जाए तो कल आप बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करेंगी, और अगर ये अपॉइंटमेंट वक्त से हो जाती 24 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, या अगले 2 दिन में हो जाए तो ये तमाम मामला खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अगर हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी छोड़ दे, आपको किसी ऑपोजिशन लीडर ने तो किसी को कंडेम करते नहीं कहा, कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी इस मामले पे किसी ऑपोजिशन लीडर की तरफ से, आपने कोई आईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, कोई एक लाइन नहीं आपने कहीं देखी, कोई ट्वीट नहीं देखी, तो तमाम मामलात जो हैं उनको आगे बढ़ा रही है। मरियम तो है ना आपकी पार्टी में सर, मरियम साहिबा ने जो कल स्टेटमेंट दिया है, वो जाहिर है कि उसके ऊपर तो भूंचाल आया है ना जी, मगर वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो तो आप बुरा मत मनाइएगा, वो तो बहुत से जेरे लब टेलीविजन प्रोग्राम्स पे चल रहा था, और बार बार लोग यही कहते थे कि जो असल बात है वो हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं करेंगे, कि असल में पीछे से क्या हो रहा है। तो उन्होंने असल बात कह दी है कि ये तमाम जी असल जो मुझे असल बात का तो नहीं मालूम, लेकिन ये तमाम बातें जिनका उन्होंने हवाला दिया, ये टीवी पे आपके हर प्रोग्राम में जितने भी आपके एंकर्स हैं, छोड़ दें सियासतदानों में से तो कौन कह रहा है, अब सिर्फ वो जो एनालिस्ट हैं उनके बयानात निकाल दें, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का मैं आपको हवाला दे देता हूँ, आप उनके क्लिप्स चला दें, आपको पता चल जाएगा ये बात क्या हो रही है। जो वीलॉग्स आ रहे हैं आपके सियासी मुबस्सिरीन, जो एनालिस्ट हैं, जो आपके जर्नलिस्ट हैं, उनके वीलॉग्स चला दें। बुनियादी बात यह है कि इसको खत्म करें, जो आपने अपॉइंटमेंट करनी है जी उसको कर दें, इस एक अपॉइंटमेंट के लिए कितना वक्त लगता है, इसको हवा ना दें, इसके ऊपर कमेंट्री ना करें, इसके ऊपर आप तबसरे ना करें, आप जाके टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें। जब आप 8वीं दफा कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, फिर हर बंदा ये सवाल पूछता है कि आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं, हमने तो आपको नहीं कहा कि आप एक पेज पे नहीं। तो पीएमएलएन कोई कंधा फराहम नहीं करेगी सर, कोई भी गैर आईनी तब्दीली जो है उसके लिए पीएमएलएन बिल्कुल कोई गैर आईनी चीज जो है उसको पीएमएलएन आईनी होगी, आईनी के लिए आप आ जाएंगे जी, आइन के साथ सारे चल रहे हैं ना, और आईनी क्या तहरीक अदम एतमाद के एक पेज, या कायरा साहब ने की कि एक पेज जो है वो आइन है, हाँ, उस आइन के तहत जो कुछ है वो चलेगा। तो वो आइन जो है वो तहरीक अदम एतमाद सजेस्ट करता है ना, जो पीपल्स पार्टी पहले ही कहती थी। अब अगर आप करेंगे तो लगेगा कि किसी के कहने पे आई है, उस वक्त जो था वो इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट था। नहीं जी, ये बात ठीक है, और उस वक्त भी हमारा जो पर्सनल व्यू पॉइंट था, मुझे नहीं पता इस वक्त पार्टी का व्यू पॉइंट क्या है, मैं कुछ हफ्ते से बाहर हूँ, लेकिन व्यू पॉइंट ये था कि आप फेडरल के अंदर कर दें ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपको याद होगा जब वजीर आजम साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो मैंने कई प्रोग्राम्स में आके कहा कि उस वक्त हमारा ख्याल था कि तमाम पार्टीज को, सियासी जमातों को मिलकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको डिफीट कर देना चाहिए, मगर उस वक्त दूसरी हमारी जो हलीफ सियासी जमातें थी उनका ख्याल था कि सिर्फ पंजाब में करना चाहिए,
میں دونوں کے میرٹ سمجھتا ہوں، لیکن یہ فیڈرل حکومت کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرنا تو پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات اچھا سر، ووٹ آف کانفیڈنس جو اصل بات ہے جس کی وجہ سے میں اس میں پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو لے لوں سر. ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس میں ظاہر فرق ہے، آپ دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کیا اب چاہے گی کہ تحریک عدم اعتماد آئے؟ کیونکہ آج زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان سے اپنے سیاسی لوگ پولیٹیشین سنبھالے نہیں جا رہے. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ہے نا کہ باندھ باندھ کی بولیاں ہیں، مختلف ایشوز کے اوپر ڈفرینسز ہیں، تو الائنسز میں ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہمارے دور میں بھی ہوتے تھے، پھر سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ پرنسپل ایشوز کے اوپر ذرا ہارڈ لائنز ہو جاتی ہیں جو مشکل ہو جاتی ہے صورتحال. اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں ہم بالکل کامیاب ہے، اوکے، یہ ان کی رائے ہے. سر تحریک عدم اعتماد آپ لا سکتے میں اسی پہ بات کرنے لگا ہوں. گزارش ہے کہ ہماری دانش میں اس حکومت نے پاکستان کے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. بہت زیادہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور ان کا جو سب سے بڑا بینر سلوگن تھا کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، وہ بھی بڑھ گئی ہے. اور اب انہوں نے نیب آرڈیننس لا کے اس میں سے اور ہوا نکال دی اپنے سنارے سے. اب ان کا وہ مورل گراؤنڈ ہی نہیں رہی ان کے پاس. لیکن اس حکومت سے جان چھڑانی چاہیے، تو کیا طریقہ ہے؟ کوئی کو تو نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم کو جا کے قبضہ تو نہیں کیا جا سکتا اس کرسی پہ. اس کا طریقہ کار آئین کے اندر موجود ہے. اگر ہم چاہیے نا، دیکھیں نا، نمبر کے ہی ساتھ ہوگا. ہمارا مسلم لیگ کا ویو ہم سے مختلف ہے. ہمارا یہ ویو تھا اور ہے کہ پنجاب میں اگر ہم عدم اعتماد کرنے میں کامیاب ہو جاتے، جو کہ آسان تھا نسبتاً، اور اس وقت اور اس میں کئی لوگوں کا، کئی ان کے الائز کے بھی خیال تھا کہ وہ پنجاب میں تبدیل ہو جانا چاہیے. آپ کو بھی پتا ہے کون کون چاہتا تھا تبدیل ہو جانا چاہیے. سو ہمارا خیال ہے کہ اس تبدیلی پہ اتنی ریزسٹنس نہیں تھی، لہٰذا اس تبدیلی کے بعد فیڈرل گورنمنٹ میں تبدیل بڑی آسان تھی. یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا خیال تھا. اب بھی اگر تبدیلی کرنی ہے، اگر نئے انتخاب کی طرف جانا ہے، تو الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے. پرانے نظام کے تحت تو نہیں الیکشن کرانے، تو وہ کون کرے گا؟ وہ کوئی گورنمنٹ ہوگی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں کرے گی، آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں ہوگی. سو اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو چلتا کریں، یہ گورنمنٹ جائے، اسی اسمبلی سے نئی گورنمنٹ بنے، وہ الیکٹورل ریفارمز کرے، وہ قومی حکومت ہو، وہ قومی، یعنی اس میں 2-3 جماعتیں ہوں. حکومت والا کوئی تصور نہیں ہے. قومی حکومت کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ کہ جیسے آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم کی تھی، پی ایم ایل این آپ کے ساتھ تھی، اس وقت بھی کوئی پی ایم ایل این کا وزیر اعظم آ جائے تو آپ ساتھ ہوں، آپ کا وزیر اعظم آ جائے تو الائنس کی گورنمنٹ ہی بنے گی. لیکن اگر فرض کریں الائنس کی گورنمنٹ، وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں، جو گورنمنٹ آف کنسنسس ہے نا، قومی حکومت کنسنسس گورنمنٹ کی بات ہے، اس میں یہ ہے، فرض کریں کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں، تو عدم اعتماد کے بعد ہم سے تعاون تو نہیں کرے گا، اس گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں بنے گا. لیکن ان کا ایک حصہ تو کٹ سکتا ہے نا سر. نہیں، قومی حکومت تو نہ بنی نا، میں قومی حکومت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. قومی حکومت نہیں بن سکتی. آف کورس قومی تو ساری پارٹیاں ہوں گی. سوال یہ ہے کہ اچھا، یہ اگر ایک طرفہ وہ باعث ہے تو پھر نہیں، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. امپورٹنٹ پوائنٹ تو میں نے دینا ہے آپ کو. جی سر، سن لینا، یہ اچھی بات ہے. کر دیتے ہیں میرے بھائی، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ذرا بات شروع کرتے ہیں پھر اینڈ ہی نہیں کرتے. تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، وہ یہ کہہ میں رہا آپ کو بتاؤں کہ کس طرح، اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی، بلی کے خواب میں چھچڑے. مطلب ہے کہ یہ بس کیسے باتیں، کیسے اطمینان سے. ایک ریجنل علاقائی جماعت ہے یہ بھی، اور وہ بھی سینٹرل لاہور کی پارٹی وہ ہے، اور یہ پارٹی ہے سندھ رورل کی. یار یہ کیا باتیں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے ملک کو، ہم تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں نا ہمیں، ان سے پوچھیں کہ یہ 30 سال جو بیڑا غرق کیا ہے پورے قوم کا، اس کا اخلاقیات کا، ملک کی اکانومی کا، اداروں کا، کیا چھوڑا ہے انہوں نے. اور آج یہ ان میں یار مشرف کے 10 سال تو نکال نہیں، چلو مشرف کے 10 نکال وہ تو نکال دو، پھر بھی نا آپ کچھ رعایت کرو یار. نہیں دیکھیں، بات اس کی نہیں ہے، بات دیکھیں آپ سب سے زیادہ حکومتیں آپ کی رہی ہیں. آپ نے سندھ کو دیکھ لیں، اس کو آپ نے نہیں، یہ ملک کی بات ہو رہی ہے جی. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں یا یہ کیا کہیں، یہ ملک کی بات ہو رہی ہے، ملک کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح ہو جس طرح کی سندھ ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان، یہ پنجاب جو انہوں نے چھوڑا تھا، اس طرح کا پنجاب ہو جس میں سوال گندم جواب کرنا. اور دوسری یہ سنیں جی، ان کی سوال گندم جواب کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ انجوائے کر رہی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی ہماری حکومت الحمدللہ
एक ऑनेस्ट लीडरशिप 5 साल पूरे करेगी। मुझे किस चीज की 5 साल पूरे करेगी। 5 साल पूरे करेगी नहीं, 23 तक इंशाल्लाह 23 के इलेक्शन भी हम जीतेंगे। क्या बात कर रही हैं आप? वही बात ये है कि ये मुल्क वापस इनकी तरफ जा ही नहीं सकता। जहांगीर तरीन साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो डजंट मैटर, बड़े लोग आते हैं, बड़े लोग बातें करते हैं, मसला नहीं है। ये तो आपकी माजी बिल्कुल यूं है और मुस्तकबिल हमारे सामने। नहीं यार छोड़े, खैरा साहब आपको पता है कि आपकी पार्टी इंटैक्ट रहेंगे सर, आपके लोग इंटैक्ट रहेंगे अगर वोट ऑफ हमारे वोट देखें जी, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और जो भी ये वाहिद लीडर है जिसमें कि इधर जो है ना इनकी पार्टीज में बैठो, कोई ये देख लो, आपकी नून की पार्टी को देख लो, 3-4 ग्रुप बन गए। ये इनकी पार्टी को देख लो, पार्टी रही नहीं है, तबाह कर दिए। हमारे बड़ों की पार्टी को तबाह कर दिया इन्होंने, क्योंकि करप्शन और अकड़ परवरी और इदारों को तबाह करना वो क्या हो गया? अच्छा, आप मुझे बताइए ना कि ये हम 2 साल में हमने किया, ये 3 साल हुए सही है, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने कहा 3 साल में करप्शन बढ़ गई है। अच्छा, अब आपका मैंने लेक्चर सुन लिया, मेरी छोटी सी बात सुन जी ली। सर, गुजारिश है, मैं बताने लगा आपको, मैं बताने लगा हूँ। गुजारिश है, 1971 से हम नहीं थे, टूटा हुआ मुल्क लेके चले थे और 4 साल रहे, उसमें नहीं जाते उस बहस में। 71 के बाद जिक्र आपने किया ना, नहीं आपने किया, शिवली ये बात है, फॉर गॉड आपको एम्बेरसमेंट होगी, आप मत बात करें इस अच्छा, तरह। मैं समझता हूँ सारी कौम में ब्रेक ले लूं, इस तरह की डिबेट तो मैं ब्रेक ले लूं, ताकि इनको पानी ठंडा पिलाओ। अच्छा यार जरा शिबली साहब, ठंडे ब्रेक आप एक लेक्चर ना दिया करो प्लीज। अच्छा शिबली साहब, हमें पता आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे थे, आप जो है ना जरा बात किया करें, मुख्तसर बात, टू द पॉइंट। अच्छा आप हमें ले सर, टू द पॉइंट मेरी बात भी सुन लें। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम इस पे जरूर बात करेंगे कि अपोजिशन कहाँ खड़ी है, और खास करके जो बयानिए की बात की है अभी कायरा साहब ने कि पीटीआई का बयानिया जो है वो दफन हो गया है, तो उसको या खत्म हो गया है एहतसाब का, तो आगे वो कौन सा बयानिया लेके चलने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब चूंकि आखिरी पोर्शन है, ये हिस्सा है प्रोग्राम का, तो ये इसको थोड़ा सा हम वाइंड अप करने की तरफ ले जाते हैं। मैं अपना टाइम सरेंडर करता हूँ शिबली साहब की। अच्छा, ये तो देखिए ना, ये तो बड़ी बात है, वैसे अप्रिशिएट तो करेंगे। रिलैक्स हो गए, वो ब्रेक में है। लेकिन मुसद्दिक साहब, अब ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, और खास करके जो नैरेटिव पीटीआई ने शुरू किया था नैब ऑर्डिनेंस के साथ, वो कहते हैं दफन हो गया। अब उनका जो नया नैरेटिव है जिसपे आज तालियां भी बजी हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ किसी हद तक जो इस वक्त सियासी तनाव की सिचुएशन है, उसकी वजह, उसका एडवांटेज जो है वो पीटीआई जो है उठा रही है, और पीटीआई कोशिश ये कर रही है कि वो तमाम इदारों को, चाहे वो नैब हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या दीगर इदारे हों, उनको ब्लैकमेल करे। उसकी वजह यह है कि उन्हें लगता यह है कि सियासी तनाव बहुत ज्यादा है और हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग की जो फिजा है, ये जो रवैया है, ये अच्छा नहीं है। इस वजह से मुल्क अगर आपने चलाना है, अगर आपसे चलता है तो मुसद्दिक साहब, चॉइस तो कोई नहीं है फिर सर, चॉइस है कोई? जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले वो जो तबसरा किया, ब्रेक में भी आपकी गुफ्तगू होती रही और उससे पहले भी होती रही। चॉइसेस तो हर वक्त सियासत के अंदर खुली होती हैं। आइन के तहत कोई भी चॉइस ली जाए, आइन के तहत चला जाए, मताना से चला जाए। ये इतनी, आप देखिए, ये 6 दिन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मैं हर रोज पूछता हूँ, आप कहते हैं जी इसको ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ आप प्रोग्राम ना करें तो पॉलिटिसाइजेशन खत्म हो जाएगी। सही बात। अगर हुकूमत, आप कहती हैं कि हुकूमत अगर रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो खत्म हो जाएगी, नहीं बात करेंगे। मेरी तो आईनी ऑप्शंस है सर। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सारी आईनी भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस भी हैं, आईनी ऑप्शंस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस भी हैं। लेकिन अब टाइमिंग जो है, जो भी होगी सर, कहा यही जाएगा, पीटीआई की तरफ से यही कहा जाएगा कि टाइमिंग कहीं और से आई और आपने इस्तेमाल की, कंधा बने। अभी तक तो एक हफ्ते में किसी ऑपोजिशन ने कोई टाइमिंग इस्तेमाल नहीं की। आपको आगे जाके कर सकते हैं, की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं नजर आई, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ब्रेक से पहले कायरा साहब कुछ एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि जरा उसको एलेबोरेट करें, बिकॉज ये बड़ी तो अभी तो पार्लियामेंट में आप सुना कि पीटीआई खुद लाना चाह रही है। नहीं, हम तो ला रहे हैं, हम तो ऐसा गवर्नमेंट हम बिल्कुल ला रहे हैं, मशीन के ऊपर नहीं, हम बिल्कुल। अभी मैंने तोशा खाने पे बात करनी थी, रह जाएगी। वो जो हम कहते थे ना कि नैब कवानीन में तरामीम करके इसमें से गलतियां दूर कर दो और जो सही मानों में एहतसाब करने का अमल है वो जारी रहना चाहिए। कल कहते थे एनआरओ मांगते हैं,
आज वही कुछ करके लाए। बिल्कुल गलत। दूसरा, जो हम कहते थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लो, जिस तरीके से आप करने चाह रहे हैं उस तरीका कार पे पहला एतराज है। आप अपने अददी बर्तरी की बुनियाद पे उसमें तरामीम करना चाहते हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि बाकी कानून साजी एक अलग चीज है, इलेक्शंस की कानून साजी, इलेक्शन से रिलेटेड कानून साजी में तमाम सियासी जमातें, इतने नहीं, तमाम सियासी जमातें उसके फ्रीक हैं। ठीक बात है। हुकूमत की जमात उसमें एक फ्रीक है। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि इनकी मर्जी के तहत सारा कानून बना दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था जिसमें कि इन्होंने हमें बिल्कुल बाहर निकाल दिया था और ये आपस में ये सोच रहे थे कि ये कानूनी तरमीम करेंगे, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से करेंगे, लेकिन असल चीज क्या है कि आप अगर इलेक्शन में, जो कि इंशाल्लाह जब भी होंगे, ये हुकूमत का प्रोग्रेटिव है इंशाल्लाह कि जब भी इलेक्शंस होंगे उससे पहले अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल जल्द हो, आपने वही अपना उसमें सिंध में रहना है, वही आपकी जो है तो जो भी सीटें हैं वो आपको पता है, वो मतलब मुझे आपके एतमाद पे अच्छा है नहीं, लेकिन आपका माजी चूंकि बड़ा शानदार है इसलिए मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप सबको इकट्ठा, आप सबको इकट्ठा करेंगे, मतलब हमारी तो कोशिश है, लेकिन अगर ये बिल्कुल ये बात कर रहे थे कि एनआरओ के, तो मैं उनकी जरा क्लॉसेस भी बता दूं कि ये क्या चाहते कहते कि जी 5 साल पहले का वो खत्म कर दें, यानी इस किस्म की रिडिकुलस नहीं कि वो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द वो हो जाए, अकाउंटेबिलिटी हो जाए। आज जरदारी साहब की खारिज हुई है बाय द वे दरखास्त। देखें ये तो ये अलमिया है इस मुल्क का। कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास, अगर अभी इधर मैं कहूं कि आपने इधर एक गोल्ड का एक वो पहना हुआ है, डायमंड्स का आपने हार पहना हुआ है, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूं, मैं पूछता हूँ भैया बीबी बताइए ये आपने कैसे लिया? यही तो कोर्ट पूछ रही है सर, तोशा खाने का वो नहीं बताया। मुझे प्राइम मिनिस्टर आप सब्जेक्ट ना बदले ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं मैं उस बात को तो मैं हार से मैं यही कह रहा हूँ, वो आप उनसे पूछेंगे, इनसे पूछे, हार का इनसे पूछे। मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जी बीबी आपने हार कैसे लिए? आप कहती हैं कि मेरे साथ तो ये सहाफत का गला दबाया जा रहा है, सहाफत के खिलाफ बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये जवाब है, ये जवाब है। जी आप अपना जवाब दें, ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया, कैसे खरीदा? मलिक साहब जी सर, लास्ट जी सर। देखिए बात ये है कि 5 साल पहले या 10 साल पहले, अभी तो हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लाई है उसमें कह रही है कि मौजूदा फैसले जो अब हो रहे हैं वो भी कानून की जद में नहीं है। हुकूमत कह रही है जब भी किसी ने चोरी करनी हो तो वो क्या करता है, वो एक समरी बनाता है, उसको कमेटी में भेजता है, उसको अप्रूव करवाता है, उसमें से किकबैक्स लेता है। हुकूमत कह रही है कि हमसे आप सवाल नहीं पूछ सकते, इस दौर का भी नहीं पूछ सकते, पिछले हफ्ते का नहीं पूछ सकते।